चलिए बच्चे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अब थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हैं आरटीपी के। चलिए जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी लिक्विडेशन का। एक रूटीन सम है, कोई ज़्यादा कोई इतना बड़ा सम नहीं है। पढ़िए जी। द बैलेंस शीट ऑफ क्लाउड लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021 बीइंग द डेट ऑफ वॉलेंट्री वाइंडिंग अप इज एज अंडर। तो कोई क्लाउड लिमिटेड है, उसकी बैलेंस शीट दी हुई है। शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2, लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 3, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल और अदर करंट लाइबिलिटीज़, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 10,000 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो 3 तरह के शेयर्स हैं। फिर इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 60 पेड अप। आपको पता है इन लिक्विडेशन के क्वेश्चन में ये पार्टली पेड अप ही होते हैं। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 50 पेड अप। 10,000 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच फुली पेड अप। सो नॉर्मल सवाल है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, 10% डिबेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, अनसिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। लो, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सीधे दिए हुए हैं सवाल में। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर फॉर 3 ईयर्स अप टू 31 मार्च 2021। सो पिछले 3 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो पेंडिंग है। द एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज: लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेंट्री, प्लांट एंड मशीनरी और ट्रेड रिसीवेबल। तो एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू दी हुई है। लिक्विडेशन के खर्चे हैं 1,72,000। द रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर इज 2% ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। जो भी एसेट्स रियलाइज्ड है उसका 2%। इनकम टैक्स पेबल 134 है। आई थिंक वो बैलेंस शीट में है नहीं, है ना, क्योंकि इनकम टैक्स पेबल कहीं दिख नहीं रहा। तो 134 ये अलग से ही होना चाहिए। देखते हैं इन्होंने क्या अजम्पशन ली है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड एंड इज़ ऑल्सो टू बी पेड। तो पूरे 1 साल का डिबेंचर्स का इंटरेस्ट भी देना बाकी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो आई थिंक इससे आसान सवाल हो नहीं सकता। सिंपल लिक्विडेटर का स्टेटमेंट मांगा है। सो बहुत क्वेश्चंस इस तरह के क्लास में किए हुए हैं। आइए इसको भी रिवाइज कर देते हैं। बनाइए जी। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। चलिए, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं। चलिए, सो क्या सवाल में कोई कैश का बैलेंस है? जी नहीं, कैश का कोई बैलेंस नहीं है। तो 2 एसेट्स रियलाइज्ड। चलिए, कोई सिक्योर्ड एसेट भी नहीं है, तो एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू नीचे सवाल में दी हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग 12,40,000। कोई फुली सिक्योर्ड एसेट है ही नहीं सवाल में, जिसको हम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोलते हैं। इन्वेंट्री 6,20,000। प्लांट एंड मशीनरी 14,20,000। ट्रेड रिसीवेबल 13,20,000। आइए जी, 12,40,000, 6,20,000, 14,20,000, 13,20,000। सो टोटल आ गया आपका 46 लाख। फिर रियलाइजेशन के खर्चे हैं, तो बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 1,72,000। फिर रेम्यूनरेशन है बाय लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन 2% ऑफ द एसेट्स रियलाइज। तो एसेट्स रियलाइज्ड है 46 लाख, इसका 2%। 46 लाख का 2%।
92,000। चलिए जी, और क्या है जी? बस जी, इसके बाद तो लाइन स्टार्ट है। तो लाइन में सबसे आगे कौन है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। सो बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो एक तो बैलेंस शीट में गिवन थे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने थे? 2,10,000। और एक इनकम टैक्स पेबल भी आपको पता है प्रेफरेंशियल ही होते हैं, 1,34,000। 210 + 134, सो 3,44,000 के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। इसके बाद आते हैं डिबेंचर होल्डर्स, मानते हुए कि सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ही होगा। तो बाय डिबेंचर होल्डर्स, सो 10% डिबेंचर्स हैं 4,20,000 प्लस 10% ब्याज बाकी है, दैट इज 42,000। सो 4,20,000 प्लस 42,000, सो 4,62,000। इसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इनके वर्किंग नोट चाहो तो अलग से बना सकते हो, मैं बीच में कर रहा हूँ। एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट है 9,70,000, आई थिंक और कुछ भी नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट ही है 9,70,000। लो जी, अब इसके बाद है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अब इसके लिए हम बनाते हैं क्या? वर्किंग नोट के कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज कितना है। कैलकुलेशन ऑफ कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज। चलिए जी, तो अमाउंट लेफ्ट कितनी है हमारे पास, चेक करिए कितना पैसा बचा हुआ है। 46 लाख माइनस 1,72,000 माइनस 92,000 माइनस 344 माइनस 4,62,000 माइनस 9,70,000। सो टोटल 25,60,000 रुपया अपने पास बचा है। प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हैं? 10 लाख के। एक सेकंड, दोबारा से कोशिश करें, कोई गलती होगी लगती है। 46 लाख माइनस 1,72,000 माइनस 92,000 माइनस 3,44,000 माइनस 4,62,000 माइनस 9,70,000, यही आ रहा है जी 25,60,000। प्लस करेंगे इसमें नोशनल कॉल। अब दोनों के दोनों इक्विटी शेयर पार्टली पेड अप है, तो दोनों से नोशनल कॉल करेंगे। तो इक्विटी शेयर 1 10,000 शेयर है, 40 रुपये का नोशनल कॉल है, 4 लाख। मैं फिर कह रहा हूँ, समझा नहीं रहे, सिर्फ क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि समझे तो लिया हुआ है। 10,000 × 50 5 लाख। सो टोटल पैसा आपके पास कितना बचेगा? 34,60,000 माइनस, सबसे पहले पैसे मिलेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। एक तो बच्चे इनको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस करनी है 10 लाख, प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड पिछले 3 साल का, तो 10 लाख × 10% × 3, सो टोटल 13 लाख रुपया इनको वापस करेंगे। सो 21,60,000 ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा। डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 और 10 20,000, तो रिफंड पर शेयर कितना आता है? 21,60,000 डिवाइड बाई 20,000, 108। एक सेकेंड, इतना ज़्यादा नहीं आ सकता, कोई ना मैंने मिस्टेक करी है, मुझे चेक कर लेने दो, इतना ज़्यादा कैसे आ सकता है। यहाँ तो इंस्टीट्यूट ने कोई मिस्टेक करी है। ओहो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में वो भी तो लेने थे। ऊपर बैलेंस शीट में ट्रेड पेबल दिए हुए हैं 12 लाख के, सॉरी माफ़ करिएगा। सो यहाँ पे ट्रेड पेबल भी है ना 12 लाख के। सो बैंक ओवरड्राफ्ट 9,70,000
और ट्रेड पेबल हैं आपके 12 लाख। वो नीचे नोट्स में नहीं दिए हुए थे ना, मैं नोट्स देख रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा रिफंड नहीं आ सकता बच्चे, मुझे उसको देख के लग रहा था। 21,70,000, तो ये चेंज करना पड़ेगा। 13,60,000 प्लस 9 लाख, 22,60,000 माइनस 13 लाख, 9,60,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 48। अभी भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्या चक्कर है? मैंने कुछ और तो नहीं मिस किया? मुझे देख ही लेने दो एक बार, कुछ मिस तो नहीं किया मैंने। लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिबेंचर्स आ गए 420 प्लस उसका ब्याज आ गया, तो 4,62,000 के डिबेंचर आ गए, है ना। एक मिनट, एक शेयर कितने का है? 100 रुपये का है। ओके, फिर तो ठीक ही है। रिफंड पर शेयर 48 आ रहा है। अगर शेयर एक 100 रुपये का है, ठीक है ठीक है, मुझे लगा 10 रुपये का शेयर है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉल रिफंड नेट, तो इक्विटी शेयर 1 से हम कॉल करेंगे 40 रुपये की, रिफ़ंड करना है 48, तो 8 रुपये का इनको रिफ़ंड कर देंगे। इक्विटी शेयर 2 से कॉल थी 50 रुपये की, रिफ़ंड था 48, तो उनसे हम 2 रुपये की कॉल करेंगे। ठीक था, मुझे लग रहा था 10 रुपये का शेयर है, सो 2 रुपये की कॉल करनी है। तो 2 कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज, सो 10,000 शेयर हैं, 2 रुपये के हिसाब से 20,000 बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। 13 लाख रुपए इनको देना है, 13 लाख ही है, यस। बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स 10,000 शेयर हैं और 8 रुपये का रिफ़ंड है। कितना रिफ़ंड है? यस, 8 रुपये का, तो 80,000 हमें इनको देना है। लो जी, सो टैली करा सकते हैं। टोटल अपने पास 13,60,000 था, 20,000 और आया, 13,80 हो गया, और 13 लाख उनको दिया और 80,000 दूसरों को दे दिया। ठीक है, सो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं है। लिखिए जल्दी। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, पॉज करिए, चलिए। सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। सो ये लिक्विडेशन का तो बच्चे कुछ ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए प्लीज़। लो जी, एनबीएफसी पे आ गया। अब एनबीएफसी और बैंकिंग ही बचा है बस। पढ़िए जी। कैलकुलेट ओन्ड फंड्स ऑफ एन एनबीएफसी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ओन्ड फंड्स निकालने हैं। पेड अप शेयर कैपिटल ओन्ड फंड्स में आता है, यस। फ्री रिजर्व्स 150 लाख, यस। कंपल्सरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यस। रीवैल्यूएशन रिजर्व, नो। सिक्योरिटीज प्रीमियम, यस। इंटेंजिबल एसेट्स हम लोग माइनस करते हैं। कैपिटल रिजर्व अराइजिंग आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट, यस। कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश आता है, ये यहीं पे मैंने कराया होगा। ये देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार। सो जहाँ हमने नेट ओन्ड फंड्स की परिभाषा को लिखा था, ये रहा। सो इनटेंजिबल एसेट हम लोग माइनस करते हैं, सारे रिजर्व लेते हैं एक्सक्लूडिंग रीवैल्यूएशन रिजर्व। कैपिटल रिजर्व लेते हैं जो रियलाइज्ड इन कैश है, और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी लेते हैं। ठीक है, सो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन हमने लिखी हुई है। आइए ओन्ड फंड्स निकाल देते हैं। सो ये एनबीएफसी का तो बहुत इजी टॉपिक है। कैलकुलेशन ऑफ
ओन्ड फंड्स। तो सबसे पहले पेड अप शेयर कैपिटल रुपीज़ इन लैक्स में, रुपीज़ इन लैक्स। पेड अप शेयर कैपिटल 200 lakhs, free reserves 150 lakhs, compulsorily convertible preference shares 50 lakh, रिवैल्यूएशन आएगा नहीं। सिक्योरिटीज प्रीमियम 25 lakh, कैपिटल रिजर्व 15 lakh, माइनस इंटेंजिबल एसेट कितने हैं? इंटेंजिबल एसेट 10 लाख। चलिए जी, सो 430 lakhs। सो इसमें तो कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। पॉज करके लिख लीजिएगा। आइए बी पार्ट भी है इसका, वो भी देख लेते हैं। While closing its books of accounts at the year end, a non-banking finance company has its advances classified as follows: standard asset, substandard asset, secured portion of doubtful asset 1 year, 1 to 3 year, more than 3 year, unsecured portion of doubtful asset और loss asset। तो provision बनवाएगा। Calculate the amount of provision which must be made against the advances as per the NBFC नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग। तो एक ही फ़र्क होता है, स्टैंडर्ड एसेट में नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट के केस में रेट होता है 0.25% और सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट के केस में 0.4%। देख लें एक बार नोट्स में जो क्लास में लिखे हुए हैं। सो सिर्फ स्टैंडर्ड एसेट के रेट में ही फ़र्क होता है। ये दो कैटेगरीज बनाए हुए हैं आरबीआई ने, बस और कुछ भी नहीं है। ये देखो स्टैंडर्ड एसेट का रेट वैसे तो 0.4 है, पर नीचे देखो हमने क्या लिखवाया है, फॉर नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी द रेट ऑफ स्टैंडर्ड एसेट इज़ 0.25%। और क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट के लिए करना है, बाकी रेट सेम है। सब स्टैंडर्ड एसेट का रेट कितना होता है? 10%, अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल 100%, लॉस एसेट 100%, secured up to 1 year 20%, 1 to 3 year 30% और more than 3 year 50%। क्लियर है? सो आइए प्रोविजन बना देते हैं। सो ये था 9th का ए पार्ट। अब 9th का बी पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोविजन। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोविजन, स्टैंडर्ड एसेट रुपीज़ इन लैक्स ही बनेगा ये भी। स्टैंडर्ड एसेट 1,26,000 का 0.25%, 315। सब स्टैंडर्ड एसेट 10% रेट लगेगा। सो 10050 का 10%, 100.50 या 1050, 10050 का 10%, 1005, 1005। आगे सिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल डेट्स 0 to 1 20%, 480, 1 to 3 50%, 337.5 और 3 to इन्फिनिटी नहीं 20, 30 और 50,
20%, 30% और 50%। 675 का 30%, 202.5 और 225 का 50%, 112.5। फिर डाउटफुल अनसिक्योर्ड, डाउटफुल अनसिक्योर्ड 100%, तो 727 का 100%, 727। और लास्ट में लॉस एसेट्स भी 100%, तो 360 का 100% इज 360। सो 315 1005 प्लस 480 202.5 112.5 727 और 360 3202। अगर आप इंस्टीट्यूट का आंसर चेक करेंगे तो उन्होंने एक छोटी सी मिस्टेक करी हुई है। मैं दिखा दूं, कल को बड़े होते हैं जिन्होंने टैली कराने होते हैं आंसर, उन्होंने आंसर में एक छोटी सी मिस्टेक करी हुई है। ये देखो 10050 का 10% 1050 लिखा हुआ है, ये गलत है, ये 1005 आना चाहिए। सो ये टोटल इसलिए अलग आ रहा है, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट ने छोटी सी मिस्टेक करी हुई, कोई बात नहीं, क्लैरिकल एरर है, हो जाता है। चलिए, सो आराम से बच्चे इसको भी पॉज करके आप लिख लीजिएगा। क्लियर है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस आरटीपी का। हालांकि वो भी कराने लायक नहीं, नॉर्मल बैंकिंग कंपनी का सवाल है, पीएल बनाने वाला, और कितने क्वेश्चन आपने किए हुए हैं आइए ज़रा एक बार पढ़ लेते हैं। तो बैंकिंग कंपनीज, क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ स्टार बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सो कोई स्टार बैंक है, उसके बैलेंसेस दिए हैं। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड शेड्यूल नंबर 13, इंटरेस्ट पेड शेड्यूल नंबर 14 इज अदर इनकम, सैलरीज एंड अलाउंस शेड्यूल नंबर 16, डायरेक्टर फी 16, रेंट 16, पोस्टेज 16। रिजर्व फंड का ये तो बच्चे ओपनिंग बैलेंस है, ये तो बैलेंस शीट में जाता है। कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज अर्नड, ये अदर इनकम, शेड्यूल नंबर कौन सा 14, रेंट रिसीव्ड 14, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 14, डेप्रिसिएशन 16, स्टैट्यूटरी एक्सपेंसेस 16, प्रीलिमिनरी 16, ऑडिटर फीस 16। तो ये तो शेड्यूल ही बनाने होते हैं। 13 होता है इंटरेस्ट अर्न्ड का, 14 होता है अदर इनकम का, 15 होता है इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स का, और 16 होता है अदर एक्सपेंसेस का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल है 40 लाख। सो ये तो बच्चे पीएल में तो आता नहीं है ना। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर दीजिए, वो तो मैंने वैसे उसके आगे शेड्यूल नंबर 16 लिख ही दिया है, ना भी कहता तो हम इसको राइट ऑफ कर ही देते। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं, तो ये शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न्ड में एडजस्ट करने पड़ेंगे। ट्रांसफ़र 25% ऑफ प्रॉफिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व हमेशा ही होता है, चाहे सवाल लिखे चाहे ना लिखे, प्रॉफिट का 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में जाएगा ही जाएगा। इनकम टैक्स 8 लाख, प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज। मिस्टर जी, अ कस्टमर ऑफ द बैंक हु हैड टेकन एन एडवांस ऑफ 40 लाख फ्रॉम द बैंक बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 25% वॉज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। कोई कस्टमर है, उससे 40 लाख रुपया लेना है, वो तो इंसॉल्वेंट हो गया है और अनुमान है कि 25% की रिकवरी होगी, मतलब 75% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ आपको बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था और बोला था बैंक्स में ऐसे प्रोविजनिंग नहीं होती ना, बैंक में तो एनपीए के रूप में प्रोविजनिंग करनी होती है, पर चलो ये एक नॉर्मल प्रोविजनिंग की तरह दिया गया, तो ये भी एनपीए की तरह ही 75% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। अब प्रोविजन ऑफ 8 लाख वॉज ऑल्सो नेसेसरी ऑन अदर डेट्स। लो, एनपीए के और भी प्रोविजन दिए हुए हैं 8 लाख। सो ये तीनों पॉइंट प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज में आ जाएंगे। देयर वॉज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बहुत अच्छी बात है, पीएल का ओपनिंग बैलेंस कोई है ही नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड शेड्यूल ऑफ पीएल ऑफ स्टार बैंक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। पीएल का शेड्यूल भी बना के दिखाना है, यानी कि शेड्यूल नंबर 2।
ऑल्सो शो हाउ द प्रॉफिट एंड लॉस विल अपेयर इन द बैलेंस शीट। सो बैंकिंग की बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस आता है शेड्यूल नंबर 2 में, तो वो भी आपको बना के दिखाना है। सो बहुत ही सिंपल सवाल, बैंक के पीएल के ऊपर हमने बड़े सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो आइए ये भी कर लेते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ स्टार बैंक लिमिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ स्टार बैंक लिमिटेड। सो पर्टिकुलर्स, शेड्यूल नंबर, अमाउंट। चलिए, तो मैं क्लास में हमेशा कहता होता हूँ पहला काम होता है कि बैंकिंग के केस में आप फॉर्मेट बना लो, वो ज़्यादा बढ़िया होता है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट या इंटरेस्ट अर्नड, शेड्यूल नंबर 13। अदर इनकम, शेड्यूल नंबर 14। टोटल ए। इंटरेस्ट पेड, शेड्यूल नंबर 15। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, शेड्यूल नंबर 16। प्रोविजंस एंड कॉन्टिंजेंसीज, इसका कोई शेड्यूल नंबर नहीं होता। सो टोटल बी। फिर आता है नेट प्रॉफिट, ए माइनस बी। फिर होता है बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, हालांकि इस सवाल में है नहीं, क्योंकि सवाल में साफ साफ लिखा है कि पीएल का ओपनिंग बैलेंस है नहीं, पर स्टिल मैंने लिख दिया। उसके बाद आते हैं एप्रोप्रिएशन, ट्रांसफ़र टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, बस एक ही है, और रिमेनिंग होता है बैलेंस कैरिड टू बैलेंस शीट। लो जी, अब काम होता है कि आप चारों के चारों शेड्यूल बना लीजिए। सो शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न्ड, शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम, शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट पेड। चाहे एक एक लाइन का ही शेड्यूल बने, बैंकिंग के चैप्टर में शेड्यूल बनाने ही बनाने हैं। और शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर एक प्रोविजंस एंड कॉन्टिंजेंसीज, हालांकि शेड्यूल नहीं है पर वर्किंग नोट तो बनाना ही पड़ेगा ना, हमें प्रोविजन का टोटल लगाना है। हालांकि बैंकिंग के हर क्वेश्चन में एनपीए की प्रोविज़न बनवाई जाती है, ये एक इकलौता सवाल है जहां एनपीए की प्रोविज़न दी होती है, बुक का ही क्वेश्चन है। चलिए जी, शेड्यूल भरिए। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, बहुत गंदे गंदे से फिगर हैं। 152,00,640 इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, मैंने अदर इनकम में लिख दिया, ओहो। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 152,00,640 इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स 9181,440 सैलरीज एंड अलाउंस 10 लाख, डायरेक्टर फीस 1,40,000, रेंट एंड टैक्सेस पेड 4 लाख, पोस्टेज 261,360, स्टैचुटरी फंड यहाँ आएगा नहीं, कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज अर्नड कमीशन 7,60,000, रेंट रिसीव्ड 2,88,000,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 903,200. डेप्रीसिएशन ऑफ एसेट्स 1,60,000. स्टैचूटरी एक्सपेंसेस 1,52,000. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पूरे राइट ऑफ करने हैं, ना भी बोलता हम तब भी राइट ऑफ करते 1,20,000. और ऑडिटर फीस 48,000. आइए जी नीचे, तो पहले में तो कैपिटल दी हुई है, वो तो हमें चाहिए नहीं, बैलेंस शीट में आती है. प्रीलिमिनरी राइट ऑफ करने अच्छी बात है. आइए जी, रिबेट का क्लोजिंग बैलेंस ऐड ओपनिंग बैलेंस माइनस जानते हैं हम, प्लस रिबेट एज ऑन 31 मार्च 21. मैं फिर कह रहा हूँ, समझा नहीं रहे, सिर्फ करवा रहे हैं. समझा चुके हैं रिवीजन में भी, क्लास में भी. ये तो सिर्फ आरटीपी में रिवीजन क्वेश्चंस होते हैं. 60,000. आगे इनकम टैक्स 8 लाख है, सो ये प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज में जाएगा. इनकम टैक्स 8 लाख. फिर एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, प्रोविजन ऑन एडवांस टू मिस्टर जी. प्रोविजन ऑन एडवांस टू मिस्टर जी 40 लाख का 75%, बिकॉज 25% हमें लगता है पैसा मिल जाएगा. 30 लाख. प्रोविजन ऑन अदर डेट्स, प्रोविजन ऑन अदर डेट्स 8 लाख. चलिए टोटल लगाइए 46 लाख. डबल 281,360 9181,440 9151,200. वन 15220,640. मैंने उल्टा किया ना, ओपनिंग ऐड करेंगे, क्लोजिंग माइनस करेंगे, माफ़ करिएगा. रिबेट क्लोजिंग क्या होता है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. तो क्लोजिंग वाली जो इनकम होती है वो तो माइनस करनी होती है ना, ये तो अगले साल की इनकम होती है. ओपनिंग वाली इस साल की इनकम होती है, माफ़ करिएगा. वन 151,80,640. चलिए आइए बनाइए. 151,80,640 1951,200 1713,1840. इंटरेस्ट पेड 9181,440. डबल 281,360. $46 lakh. Nine 181,440, 228,1,360, 46 lakh. 1606,2800 minus 1713,1840, 1069,040.
ओपनिंग बैलेंस कोई है नहीं। अब इसका 25% रिजर्व बनाना है। 1069040 का 25%, 267260। सो बैलेंस कैरी टू बैलेंस शीट क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर। तो 801780। फिर वो कहता था कि शेड्यूल बना के दिखाइए P&L के, वो तो हमने दिखाई दिए शेड्यूल सारे। फिर कह रहा था बैलेंस शीट में प्रॉफिट को कहाँ दिखाना है, तो एक लाइन में दिख दीजिए, नेट प्रॉफिट ऑफ 801780 विल बी शोन इन बैलेंस शीट अंडर शेड्यूल टू रिजर्व एंड सरप्लस। बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज सिर्फ एक PL ही दिखाना है, ठीक है ना। बस जी लिखिए इसको जल्दी। पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए जी, तो इससे बच्चे हमारा ग्रुप 2 एडवांस अकाउंटिंग का जो RTP है वो ख़त्म हो गया। सो इस RTP में से करने लायक सिर्फ एक अमेलगमेशन का सम था और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सम थे, बाकी तो सब पुराने सवाल थे, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सो क्लास ख़त्म करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।